अपने मायके पे रहती है तो ये ठीक ठाक रहती है, वहाँ कैसे उछल कूद कर रही थी। यहाँ देख अपने ससुराल में आई नहीं कि इसका लटका हुआ मुंह देखना शुरू। मैं तो तंग आ गई हूँ इसका कद्दू जैसा लटकी हुई शक्ल देख देख कर। मैं तो तंग आ गई हूँ इस औरत से। पता नहीं कैसे इसने तुझसे शादी कर ली, तेरी जिंदगी खराब कर दी इस औरत ने। किसी काम की नहीं है ये लड़की। मुझे भी समझ में नहीं आता तुम खुश क्यों नहीं रहती हो इस घर में। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? अच्छा खासा घर में रहो, घर के काम करो, माँ का काम में हाथ बटाओ, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या तुम ये अपनी शकल कद्दू जैसी लटकाए रहती हो। क्यों ऐसा करती हो? क्यों हम सबको परेशान करके रखा है तुमने? अगर तुम्हारा ये शादी करने का मन नहीं था तो तुमने ये शादी कर क्यों ली? कोई दूध पीती हुई छोटी सी बच्ची थी तुम कि जबरदस्ती तुम्हारे घर वालों ने ये शादी करवा दी हो? और जब शादी कर ली है तो इसको निभाती क्यों नहीं अच्छे से? समझ नहीं आता मुझे, आखिर तुम्हें समस्या क्या है? हो महारानी, अब की अपने घर से तमीज में सीख कर आई है कि नहीं? सास के साथ बैठ के खाना पीना और पता नहीं क्या करना चाहती है ये लड़की। कोई जरा से भी सलीका और तमीज नहीं सिखाई है इसकी पानी से। बस ऐसे ही शादी करके मेरे सर पर मर दिया कि जाए इसकी सास भोगे उसे। अब की तुम अच्छे से समझ लो, अब की अच्छे से इस घर में रहना, मेरी माँ की कदर करना। माँ के साथ उठकर बैठकर खा पी नहीं सकती तुम। ये तुम्हारी सास है, तुम्हें समझना होगा। तुम्हारा स्थान हमेशा इनसे नीचा रहेगा। ये तुम्हारी सास है, ये हमेशा तुमसे ऊंचे रहेंगी, समझी तुम? अरे छोड़ दे बेटा, जिस औरत को अपने पति तक के सम्मान की कोई कदर की कोई वो नहीं है, वो मेरा क्या सम्मान करेगी? जो अपने पति का सम्मान नहीं कर सकती वो मेरा क्या सम्मान करेगी? निहायत ही घटिया और बेकार औरत है ये। जरा सी भी सलीका और तमीज नहीं है इस औरत को, ना ही तो घर के किसी काम में ही है। बस देखो, तब की बार तो आई थी तो 4 दिन में ही इसको बीमारी पकड़ ली थी, रोग पकड़ लग गया था, मरने लगी थी महारानी। अब देखो अब की ठीक होकर आई है, देखो कितने दिन इसकी वैलिडिटी चलती है। अब खड़ी क्या हो? जाओ हम लोग के लिए चाय पानी कुछ बनाकर लाओ, इंतजाम करो कुछ चाय पानी का। तुम्हारे मायके से होकर आए हैं, वहां तो ढंग से खाने पीने को मिला नहीं। ना ही तुम्हारी माँ ना ही तुम्हारी भाभी कोई अच्छे से खातिरदारी नहीं करता हम लोगों की। अरे तुम्हारे मायके वालों की नजर में हम लोगों की कोई औकात ही नहीं है, ऊपर से होगी भी क्यों नहीं। अपनी बेकार सी बेटी जो हमें पकड़ाकर अपना फुर्सत ले ली उन्होंने। अब जाओ, खड़ी क्या हो? जाओ हमारे लिए कुछ चाय कॉफी नाश्ते का इंतजाम करो। सब कहना पड़ता है तुम्हें, वाकई में तुम बिल्कुल बेकार हो। कोई भी जरा सी भी तुम्हें तमीज और सलीका नहीं है कि कैसे रहा जाता है और घर के लोगों की कैसे कदर की जाती है, कैसे सेवा की जाती है। अब मायके से आई हो तो आकर यहाँ मुंह बनाकर खड़ी हो, ये नहीं कि पति और सास के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करूं। देख ले बेटा, फिर से ये साइलेंट पे चली गई। अभी ऐसे ही रहेगी पूरे समय घर में। मैं तो तंग आ गई हूँ इस औरत से। ना हंसती है, ना बोलती है, ना किसी से कोई काम ही करती है, ना ही किसी से कोई बात ही करती है। बस ऐसे मुंह बंद करके पूरे घर में टहलती फिरेगी चुड़ैल जैसी। अभी बीमारी से थोड़ा थोड़ा ही ठीक हुई थी मैं। माँ ने 10 दिन के अंदर ही फोन करके वापस मुझे मेरे ससुराल भेज दिया। माँ तो मुझे अपने घर में रखना ही नहीं चाहती। यहाँ पर आते ही मेरे काम शुरू हो गए। माँ जी ने ये तक नहीं पूछा कि बहुत तुझे कमजोरी लग रही है। इन्होंने भी मुझसे कोई हालचाल नहीं पूछा मेरा। बस सबको मुझसे काम ही चाहिए। इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। यहाँ दान दहेज देकर मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई थी। यहाँ भेजकर उन्हें लग रहा था मैं सुखी रहूंगी। इससे ज्यादा सुख तो मुझे मोहन के घर में ही मिलता, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ मुझे अपनी बेटी की तरह समझती थी। मेरी हर तकलीफ में वो दुखी होती थी, हर खुशी में मेरे साथ होती थी, हर दुख में मेरा हाल लेती थी, मेरे बालों में तेल तक लगाती थी। वो ऐसी सास थी वो, अगर वो मेरी सास बनती तो। और यहाँ पर कोई मेरा हाल चाल लेने वाला नहीं है। सबको सिर्फ मुझसे काम ही चाहिए। क्या फायदा ऐसे बड़े लोगों का जिनके दिल में कोई प्यार और कोई भावनाएं ही ना हो। घर के कोई सदस्य बीमार है, उसे क्या हुआ है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो बस इनका काम होना चाहिए। अरे ओ कुंकी गुड़िया, जरा चाय लेकर आना जल्दी। कब से हम माँ बेटे तेरी चाय का इंतजार कर रहे हैं। चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी जो बन नहीं रही है इतना देर में, या वहाँ भी खड़े खड़े कुछ और काम करने लगी तू? पता चलेगी कहीं खड़े खड़े ही बेहोश हो गई हो। जब से आई है तब से बीमार ही तो रहती है ये औरत। अरे सुन रही है या मर गई? जी ला रही हूँ। अरे ओ महारानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। होली में घर पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए। कोई आएगा होली मिलने तो इसे गंदा घर दिखाऊंगी। अरे तो से गमला जल्दी से साफ नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा। ये तो इतनी धिम्मड़ है, मैं क्या बताऊं। हर काम इससे धीरे धीरे होता है। मेरे तो भाग्य फूट गए, पता नहीं कहां से ये गोबर गणेश लिखी थी मेरे बेटे के भाग्य में। ना तो काम में ही है ना अकल में है। बोलने की तो बात ही मत करो, कुंकरी गुड़िया कहीं की।
बीमारी इस उम्र में हो गई है। मैं क्या ही कहूँ, पता नहीं कहाँ से रोगों की खान है ये, रोगों की खान। हर तरह के रोग है इसे, कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो इसके शरीर में ना हो। मैं क्या ही कहूँ, इसका मन तो करता है इसे घर से ही निकाल दूं मैं। अभी 2-3 दिन पहले ही तो डॉक्टर को दिखाया था मैंने, अभी तक तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हुई। परेशान हो गया हूं मैं तो सच में। माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, पता नहीं कहाँ से ये इतनी बीमारी लेकर आई है, समझ में नहीं आता। जब देखो तब बीमारी रहती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ। जितना कमाता हूँ उसका आधा हिस्सा तो इसकी दवाइयों में ही खर्च हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आता मुझे, कितनी सारी दवाइयाँ खिलाऊं मैं इसे कि ये ठीक हो जाए। अरे ये ना दवाइयों की भूखी नहीं है, इसे ना 2-3 हाथ लगाने चाहिए तब ये ठीक होगी। ऐसे इसकी अकल नहीं आएगी, ऐसे ही बीमार बनी रहेगी, हम सबको छकाती रहेगी। मुझे पता है ऐसी औरतों को कैसे सुधारा जाता है। इसके माँ बाप ने ज्यादा इसे सर पर चढ़ा लिया है ना। इकलौती बेटी जो थी उनकी, एक बेटे में एक बेटी थी बस, तो इसीलिए उन लोगों ने इसका दिमाग ज्यादा खराब कर दिया है। इसका भूत तो मैं उतारती हूँ आज। अरे माँ, अरे माँ नहीं, मेरी बात सुनो माँ। ले बेटा, फिर से शुरू हो गई इसकी नौटंकी। अभी आए हुए इसे 20 दिन ही हुए हैं और फिर से शुरू हो गई ये बेहोश होना, गिरना पड़ना इधर उधर। अभी तो मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ मारने की बात की थी और महारानी अभी से लुढ़क गई। अब चलो डॉक्टर बुलाओ, झेलो इनको। मैं तो तंग आ गई हूँ, पता नहीं कौन सी बैटरी वाली खराब वाली लड़की हमें पकड़ा दी। हरदम इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, जब देखो तब एग्जॉस्टेड हो जाती है, गिर जाती है जमीन पर धड़ाम धड़ाम। मैं तो तंग आ गई हूँ, पता नहीं क्या बीमारी है इसको। अरे लेकिन डॉक्टर साहब कुछ पता तो चलता होगा, आखिर इसे हुआ क्या है? हरदम कैसे ऐसे बीमार हो जाती है, बिस्तर पकड़ लेती है। मैं क्या ही बताऊं, मैं तो परेशान हो गया हूँ। डॉक्टर साहब आप ही बताइए इससे हुआ क्या है? कोई गंभीर बीमारी है क्या इसे? नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। आप लोग इनका ठीक से ख्याल नहीं रखते ना, बस इसी वजह से। इन्हें थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ी देखभाल चाहिए। आप लोग शायद इनसे सिर्फ काम ही लेते हो। आप लोग देखते नहीं इनका स्वास्थ्य कितना गिरता चला जा रहा है। इनका हाथ पांव देखो, पूरा एकदम कहीं भी लालिमा नहीं रह गई है। अरे आपको पता है इन्हें एनीमिया है, एनीमिया, खून की कमी है, खून की कमी है इनके अंदर। इनका ब्लड प्रेशर भी लो चला जाता है, इसी वजह से बेहोश हो जाती हैं हरदम। कितनी बार आप लोगों से कहा कि इनकी थोड़ी देखभाल किया करो, पर नहीं, आप लोग भी तो अपनी जिद पर हो। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, दवाइयां खिला देना, देखो हो सकता है ठीक ही हो जाए। लो बेटा, अब सुनो, महारानी को खून की कमी हो गई है। अरे मेरा खून दिन रात पी तो रही है ये, मैं सूखती चली जा रही हूँ लेकिन ये लाल नहीं हो रही है। एक काम करो बेटा, इसे इसके मायके ही छोड़ाओ, उन्हीं लोग का खून पिए और खून बनाइए। यहाँ मैं भाई इसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मैंने पहले भी हाथ खड़े कर दिए थे, आज भी मेरे हाथ खड़े हैं। मैं इसे बना कर नहीं खिला पाऊंगी। अब ये उम्र है मेरी कि मेरी बहू मुझे बनाकर खिलाए, ये उम्र नहीं रह गई है कि मैं बहू को बनाकर खिलाऊं। एक तो वैसे भी पता नहीं कैसे तेरा कर्म ही फूट गया है, इसलिए ऐसी लड़की तुझे मिल गई। मुझे तो लगता है कि ये शादी इसकी मर्जी से हुई ही नहीं है। मैं क्या ही कहूँ, कोई काम नहीं करती है घर का, ऊपर से हरदम जब देखो तब बीमार पड़ी रहती है, यहाँ आते ही बीमार हो जाती है। एक काम कर, इसे इसके मायके छोड़ा, जहाँ ये स्वस्थ रहे। अम्मा जी मैं क्या ही कहूँ, मैं तो तंग आ गया हूँ इनकी बीमारी से। मैं और मेरी माँ, हम दोनों बहुत परेशान हैं। वहां गए हुए इन्हें अभी 20-22 दिन ही हुआ होगा, फिर से इनकी हालत इतनी खराब हो गई, बेहोश होने लगी, गिरने लगी। और क्या ही बताऊं, डॉक्टर आकर भी कुछ नहीं बता पाते, कहते हैं खून की कमी है, ब्लड प्रेशर लो है। मेरे तो समझ में नहीं आता ये ठीक क्यों नहीं रहती। यहाँ तो ये बिल्कुल ठीक रहती है, जब मैं इन्हें यहाँ लेकर गया तब तो ये बिल्कुल ठीक थी, वहां जाते ही कैसे बीमार हो जाती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इनसे। क्या इसी दिन के लिए मेरी शादी करवाई थी आप लोगों ने इनसे, कि मैं हरदम इनको बीमारी इनकी ठीक कराता रहूं? अरे जितना मैं कमाता हूँ उससे आधा से ज्यादा तो इनकी दवाइयों पर खर्च हो गया मेरा, और मुझे समझ में नहीं आता इन्हें रोग क्या है। हमारी राधा बच्ची पहले ऐसी नहीं थी विनय जी, जब से आपसे शादी हुई है तभी से इसे पता नहीं क्या हो गया है, वरना पहले ये पूरी तरह से स्वस्थ रहा करती थी। बस आपके घर में ही तो ज्यादा काम पड़ता है शायद, इसी वजह से। चुप कर बहू, तू तो हर चीज में इसकी साइड लेती है। अरे है इस गलती इसकी, ये क्यों जो है इतना बीमार रहती है? बेचारे क्या करें जमाई जी, रोज रोज इसकी दवाइयों पर खर्चा करें, रोज रोज डॉक्टर को बुलाए। अरे ये ठीक क्यों नहीं होती? मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसको क्या बीमारी है। जमाई जी आप चिंता मत करिए, इस बार हम इसे पूरी तरह से ठीक करके ही विदा करेंगे। इस बार इसका खूब बढ़िया चेकअप करा के बढ़िया सी दवाई करवा दूंगी, इसको जो भी बीमारी है सब दूर हो जाएगी इसकी, आराम से इसको ठीक करा दूंगी मैं, फिर तब आपके साथ भेजूंगी। आपकी आप चिंता मत करिए, बस आपकी आप संतोष कर लीजिए, आपकी मैं इसे पूरी तरह से ठीक करके ही आपके घर भेजूंगी। हाँ तो ठीक है, जो भी संभव हो
आप लोग अपना देख लीजिए। अब मैं अपना काम काज छोड़ के रोज रोज डॉक्टर के चक्कर काटूं तो मुझसे ये सब नहीं होगा। अब कि आप इन्हें पूरी तरह से ठीक करके ही मेरे पास भेजिएगा। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। चलो चलो राधा बच्ची, तुम जल्दी से आराम करो, लेट जाओ तुम। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया गरम गरम सा सूप बना कर लेकर आती हूँ। खूब सारी सब्जियां, हरी सब्जियां डाल कर लाऊंगी, तुम्हें ताकत आएगी। गरम गरम सूप पियोगी तो तुम्हारे गले की खराश भी दूर हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। चलो चलो राधा बच्ची। वैसे जो भी कहो, एक बात तो ये सही है, जब से राधा अब ससुराल अपने जाती है तभी बीमार होती है, और वाकई में वो दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही है। समझ नहीं आता मुझे आखिर ऐसी बात क्या है, कौन सा ऐसा दुख है जो इसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता, मेरी बेटी पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इसे क्या होता जा रहा है। 1 महीने बाद देखो ना भाभी, शाम का ये नजारा कितना अच्छा होता है। सभी पंछी लौट लौट कर अपने घर को जा रहे हैं। कितना सुंदर लगता है ये सब कुछ देखकर, दिल खुश हो जाता है। शाम की ये गर्मी की चलती हुई ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवाएं, डूबता हुआ सूरज, लौटकर घर जाते हुए पंछी, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। कितना बढ़िया लगता है सब कुछ खुला खुला देखना, कितना अच्छा लगता है, मन को भा जाता है बिल्कुल। हाँ बच्ची, बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। लेकिन तुम ये दाल पी लेना, ठीक है? फिर अपने पंछियों को देखना। हाँ हाँ राधा बच्ची, डॉक्टर ने भी बोल दिया है अब तुम पहले से पूरी तरह से ठीक हो। अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सब बढ़िया है, तुम्हारा स्वास्थ्य खूब अच्छा है। अब चलो तुम अपना ये पंछियों को एंजॉय करो, शाम का सीन एंजॉय करो। तब तक मैं चलती हूँ अंदर, कुछ चाय नाश्ता बना के देती हूँ माँ जी के लिए, शाम के लिए। माँ जी को चाय नाश्ते की आदत है ना, इसलिए मैं उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके फिर आती हूँ तुम्हारे पास। ए पंछी, आजादी से जीने वाले, नीले गगन में उड़ने वाले, ए पंछी। अरे ये किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। अरे राधा, मैं बात कर रहा हूँ। मोहन, कैसी हो तुम? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? बहुत दिनों से तुम्हारा हालचाल नहीं लिया ना, तो मैंने सोचा आज फोन कर ही लेता हूँ। तुम तो मुझे खुद से फोन करने वाली नहीं हो। अब ठीक हो तुम? हाँ मोहन, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बहुत अच्छा भी महसूस कर रही हूँ। चलो, ये बताकर तो तुमने मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। तुम ठीक हो जाओ बस, और क्या चाहिए फिर जिंदगी में। अच्छा रखता हूँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ला 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 ला, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अरे काओ काओ, चुप क्यों हो गई? यहाँ तुम गाती गुनगुनाती हो, खुश रहती हो, बोलती चालती हो लोगों से। मेरे घर जाते ही तुम बीमार हो जाती हो, गिरने पड़ने लगती हो, बेहोश हो जाती हो, दिन रात खांसती रहती हो। समझ नहीं आता मुझे, मेरे घर में तुम्हें क्या समस्या है? यहाँ तो तुम बड़ी खुश हो, मेरे घर जाते ही तुम दुखी हो जाती हो। बात क्या है, मुझे सही सही बता दो। अरे दमाद बाबू, आप आए हुए हैं? हाँ, बाहर क्यों खड़े हैं घर के? चलिए ना घर के अंदर चलिए। हाँ ये ठीक हो गई है, मैं इसे आपके साथ विदा कर दूंगी आज के आज। चलिए ना, लेकिन उससे पहले मैं आपकी थोड़ी खातिरदारी कर दूं। खाना वाना खा लीजिए, तब आप इसे लेकर निकलिए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं इन्हें लेकर नहीं जाऊंगा। आज तो आप इनसे पूछ ही लीजिए, इन्हें मेरे घर में समस्या क्या है। यहाँ तो ये गा गुनगुना रही हैं, ठीक हो जाती हैं। जैसे ही मैं इन्हें अपने ससुराल, मतलब इनके ससुराल लेकर चलता हूँ अपने घर, वैसे ही वहां जाकर बीमार हो जाती हैं। दिन रात खांसती रहती हैं, कहीं इन्हें एनीमिया हो जाएगा, कहीं इनका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कहीं बेहोश होकर गिर जाएंगी। मैं तो तंग आ गया हूँ इनकी बीमारी से। हो ना हो कोई ना कोई बात जरूर है, ये मेरे घर में खुश नहीं है। अब मैं समझ गया ये चीज। मेरी माँ सही कहती है, ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती बांध के रखने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि इनकी समस्या क्या है। मैं इस रिश्ते को ज्यादा अब नहीं ढो पाऊंगा। मैं बताती हूँ आपको समस्या क्या है। आपके घर में समस्या ये है कि आपके घर में मेरी ननद को समझने वाला कोई नहीं है। बेचारी राधा बच्ची वहाँ दिन रात सिर्फ काम करती है। आपकी माँ उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो उस घर की नौकरानी हो। मैं भी अपने सास के साथ उठती बैठती हूँ, इनके साथ खाना खाती हूँ, तो क्या इससे मेरी सास का सम्मान घट जाता है? जब घर में 2 लोग हैं और परिवार है पूरा, तो उसमें कोई बड़ा और छोटा कैसे हो जाता है? कैसे आपकी माँ मेरी ननद के साथ इस तरह से व्यवहार करती है जैसे कि ये किसी
पराए घर से आई हुई कोई नौकरानी हो। उन्होंने इसे आज तक कभी भी आपकी पत्नी और उस घर की बहू का दर्जा नहीं दिया है। जब देखो तब हमेशा वो इससे सिर्फ काम ही करवाना चाहती है। वहाँ पर इसका हाल चाल जानने वाला, इसका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। आपको भी तब इसके ऊपर गुस्सा आती है जब ये बीमार हो जाती है। आपने कभी कोशिश की है जानने की कि इसे किस बात का दुख है, किस तरह की बीमारी है, इसे चक्कर आ रहे हैं, अब ये कैसी है, इसकी तबीयत आज कैसी है? नहीं, आपको जब भी ये बीमार होती है सिर्फ आपको गुस्सा आती है, क्योंकि आप भी ये समझते हैं कि ये बाहर से लाई हुई सामान है ना जो खराब निकल आया है। अरे ये परिवार है, परिवार के सदस्य है। हमेशा एक ही तरह का नहीं हो सकता। आज कोई खुश है, कल कोई दुखी हो सकता है। आज कोई स्वस्थ है, कल कोई बीमार हो सकता है। तो क्या परिवार के लोग बीमार इंसान को छोड़ देते हैं? आपके घर में इतना काम करना पड़ता है, इसे ये बीमार हो जाती है और आप इसका हालचाल लेने के बजाय इसके ऊपर गुस्सा करते हैं। आपको लगता है कि ये बीमारी अपने मायके से लेकर आई है। अरे बहुत चुप कर जा, इसे क्या वापस इसके ससुराल नहीं भेजना है जो तू इतना बोल रही है? माँ जी देखिए, अब मैं चुप नहीं हो सकती। मेरी बच्ची की यह जिंदगी का सवाल है। आप बार बार उसे वहाँ भेज देती है। आपने कभी सोचा है कि हर बार जब वो वहाँ से होकर आती है किस हालत में लौट कर आती है? कितना बीमार, कितना कमजोर हो गई रहती है वो। माँ जी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे वहाँ भेजिए और वहाँ से ये लौट कर आ ही ना पाए, तब आप क्या करेंगी? तब क्या आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? क्या बेटी को ससुराल भेजना ही सबसे बड़ी इच्छा होती है? माँ बाप की सबसे बड़ी जरूरत होती है और किसी चीज का कोई महत्व नहीं है उनकी जिंदगी में। बेटी को ससुराल भेज दिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप जानो कि उसे ससुराल में क्या दुख है, उसे दूर करने की कोशिश करो। नंदई जी, आपको एक बात बता दूं, परिवार में सभी सदस्य को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो हर किसी को उसके साथ देना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरी ननद की तबीयत एक बार आपके घर में खराब हुई, आप लोगों को इसकी देखभाल करनी चाहिए थी। आप लोगों ने क्या किया? ले आकर इसे बेकार सामान की तरह मायके फेंक गए। फिर वहां पर जब इसे हमने ठीक करके वापस आपके घर भेजा तो फिर से आपके घर में वही सब किया गया इसके साथ। सिर्फ दिन रात काम करती है ये, ना कोई खाने को पूछने वाला है, ना ही कोई ये देख रहा है कि ये क्या खा रही है, कैसे रह रही है। किसी को कोई परवाह नहीं है। सबको पड़ी है तो सिर्फ अपने काम की। बुरा मत मानिएगा नंदोई जी, पर आप भी उन्हीं में से एक है। मैं अब सब समझ गया हूँ। देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये मेरे घर में खुश नहीं है। इनके वहां रहने से मैं और मेरी माँ भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम सबकी खुशी का बस एक ही रास्ता है। मैं इस रिश्ते से इन्हें आजाद करना चाहता हूँ और खुद को भी। मैं इन्हें तलाक दे रहा हूँ बस। अरे जमाई जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी बेटी को तलाक दे रहे हैं? अरे अब तो ये ठीक हो गई है ना, अब ये आपके घर में काम करेगी, अच्छे से रहेगी वहाँ पर। देखिए माँ जी, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर की थी। आप लोगों ने बहुत सारा दान दहेज दिया था, इसलिए मेरी माँ ने ये शादी मुझसे करवाई थी। मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं थी ये शादी करने की। और उस पर भी जब हरदम ये बीमार रहती है तो मैं उन्हें इस घर में ले जाकर क्या करूंगा? ना ही तो मेरी माँ ही इनसे खुश हो पाती है, ना ही मैं ही, और ना ही ये वहां पर खुश रह पाती है। देखिए, हम सब की खुशी का बस एक ही तरीका है। मैं इन्हें तलाक देकर सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। जो भी गलती हम लोगों से हुई है मैं इन्हें तलाक देकर सब सुधार दूंगा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, माफ करिएगा, मैं इन्हें विदा नहीं कराऊंगा। अरे जमाई जी सुनिए तो जमाई जी। बहू, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी का क्या होगा? कितनी मुश्किल से तो इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला था, इतना बढ़िया घर बार था, सब कुछ इतना अच्छा था, सरकारी नौकरी वाला लड़का था। अब ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा तेरी ननद को? इसीलिए कह रही थी कि सब कुछ बर्दाश्त कर लो, पर नहीं, तुम दोनों को भी तो बोलना ही था ना। क्या जरूरत थी इतना बोलने की? आखिरकार वो गुस्सा होकर चले गए ना। अपनी बेटी को तलाक दे देंगे तो फिर मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी राधा का? माँ जी, आप अभी भी ये सोच रही हैं? अरे माँ जी, ये सोचिए, इतना सारा दान दहेज कर देकर आपने अपनी बेटी की शादी करवाई थी उस घर में, तब पर भी ये वहाँ नौकरों की तरह काम करती थी। कोई कदर नहीं थी इसकी वहाँ पर। माँ जी, रुपए पैसे देकर सरकारी नौकरी वाले लड़के से अपनी लड़की की शादी करवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बहुत आपने अच्छा काम किया है। आखिर वहाँ पर आपकी बेटी रह तो दुख में ही रही है ना। इससे तो अच्छा होता आप किसी गरीब इंसान से इसकी शादी करवाती, कम से कम वो इसकी कदर तो करता। उस घर में तो इसकी कोई कदर नहीं है। आपको क्या लगा था नौकरों चाकरों वाला घर होगा वो? ये वहाँ जाकर राज करेगी, नौकरानियों की तरह सिर्फ वहाँ पर काम करती है ये। मैं सब जान चुकी हूँ, ये मुझे सब कुछ बता चुकी है। नौकरानियों की तरह काम करती है, ऊपर से अपनी सास की गालियाँ खाती है, और अब की तो वो इसे मारने की भी बातें कर रही थी। माँ जी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार आप इसे विदा करती और लौट कर ये आपको अपनी शकल भी न दिखा पाती। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा इसकी आगे की जिंदगी का?
वो तो इसे तलाक दे रहा है ना। अब क्या ये इसी घर में रहेगी दिन रात? मैं क्या करूं बहू, मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है माँ जी, मोहन अभी भी राधा से शादी करने के लिए तैयार है। आप मोहन से राधा की शादी करवा दीजिए। वैसे भी अच्छा ही है, इस जबरदस्ती के रिश्ते से राधा आजाद हो ही रही है, तो आप मोहन से ही इसकी शादी करवा दीजिए ना। आप तो ये चाहती है ना कि राधा का घर बस जाए, तो राधा का घर बस जाएगा। पर क्या वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे? अरे पहले की बात और थी, अब क्या मोहन की माँ मानेगी इस रिश्ते के लिए? और क्या मोहन तैयार होगा एक शादीशुदा लड़की से शादी करने के लिए? माँ, उसकी आप चिंता मत करो, मोहन बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है माँ। और आप देखना, ये रिश्ता तुरंत हो जाएगा माँ। माँ, आप मेरी खुशियाँ चाहती हो ना माँ, मेरी खुशी इसी में है। देखिए बहन जी, तब की बात और थी, तब मैं चाहती थी कि राधा इस घर की बहू बने, पर अब की बात और कुछ है। राधा अब किसी के घर की बहू बन चुकी है, किसी की पत्नी बन चुकी है। मैं उसे अब अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अब वो मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। पहले वो थी, तब आप लोगों ने तो ये रिश्ता करवाया नहीं, आप लोगों ने उसकी शादी कहीं और करवा दी, हमारे सारे सपने टूट गए। पर अब हम उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकते, क्योंकि अब वो किसी और के घर की बहू है, किसी और की पत्नी है। मैं अब ये रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, तुम ही मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। आजकल की दुनिया वो दुनिया नहीं है, लोग अब इतने भी अच्छे नहीं है जो किसी के दुख में भी उसका सहारा बन जाए। तब के हालात कुछ और थे जब वो तुम्हें उस घर की बहू बनाना चाहती थी, अब वो तुम्हें उस घर में नहीं देखना चाहती। अपने कुंवारे बेटे की शादी वो एक शादीशुदा तलाकशुदा लड़की से नहीं करवाएंगी। तो फिर ठीक है माँ, मैं सारी जिंदगी वैसे ही रहूंगी। वैसे भी जब मैं जहाँ शादी करना चाहती थी वहाँ तो आप लोगों ने मेरी शादी नहीं करवाई ना, आप लोगों ने तो अपने मन से मेरा रिश्ता करवाया ना, तो वो रिश्ता चला चाहे नहीं, वो सब मेरा भाग्य है माँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं इसी घर में रहूंगी। मेरी शादी मोहन से नहीं हो सकती तो किसी से भी नहीं होगी। बेचारी मेरी राधा बच्ची कितना दुखी हो गई। भगवान इसके नसीब में पता नहीं खुशियाँ कब लिखेंगे। हम लोग कोशिश करके इसे कुछ दिलाना चाहते हैं, कोई छोटी सी भी खुशी, वो भी इससे 100 कोस दूर चली जाती है। हे भगवान, अब तो मेरी इस राधा बच्ची पर थोड़ा तो तरस खा जाओ आप। हेलो हेलो, हाँ मोहन, मोहन क्या फायदा अब हमारे एक दूसरे से बात करने का? क्या ही फायदा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे पति ने तो मुझे तलाक देने के लिए बात कर ली है, वो मुझे तलाक दे रहे हैं, पर तुम्हारी माँ मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। मेरी माँ और मेरी भाभी गई थी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर, तुम्हारी माँ ने मना कर दिया है। वो किसी और के घर की बहू, किसी और की पत्नी को तुम्हारी पत्नी नहीं बनाएंगी, न ही अपने घर की बहू बनाएंगी। आज से हम कोई बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, हम सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। माँ, आप समझती क्यों नहीं है? मैं राधा को पसंद करता हूँ, वो मुझे हमेशा से पसंद करती थी। उसकी शादी उसके घर वालों ने जबरदस्ती वहां विनय से करवाई थी। वो एक सरकारी नौकरी वाला लड़का था, सरकारी नौकरी वाला रिश्ता उसकी माँ को चाहिए था। उसने कभी भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो जो कमाता वो उसी में खुश रह लेती, और आज भी वो मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। माँ, अब आप मेरे रिश्ते के बीच में बाधा क्यों बन रही हो? आप तो जानती हो ना कि मैं राधा से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत प्यार करता है तू, पर अब ये बात अलग की है। वो बात तब की थी जब वो कुंवारी थी, अब वो किसी के घर की बहू है, किसी की बीवी है। उसे तलाकशुदा होने के बाद मैं उसकी शादी तुझसे करवा दूं, अपने इकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस लड़की से अब तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पहले था तब वो लड़की कुंवारी थी, अब नहीं है। ठीक है माँ, आप नहीं चाहती ना कि ये शादी हो, मैं आपकी इजाजत के बगैर ये शादी करूंगा भी नहीं। ठीक है, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं बाहर बाहर ही राधा से मिलता रहूंगा, उसे इस घर की बहू नहीं बनने दे सकती ना आप। ठीक है, इस घर की बहू नहीं बनेगी वो, बस मेरे मन में हमेशा वही रहेगी। मैं दूसरी जगह कहीं शादी करूंगा ही नहीं, आप चाहे लाख कोशिश कर लो। और अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती करने की मुझसे कोशिश की ना माँ, तो आप समझ लेना, आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अरे पागल हो गया है क्या उस लड़की के पीछे? हे भगवान, उससे अच्छी 100 लड़की अब मिल जाएंगी तुझे। अब तो तू एक गारमेंट शॉप का खुद मालिक बन गया है, तब पर भी तुझे वही लड़की चाहिए। पता नहीं उस लड़की ने तेरे ऊपर क्या जादू किया है। अरे अब वो तेरे लायक नहीं रही, कैसे समझाऊं मैं ये तुझे? माँ नहीं मान रही है ना मोहन, क्या फायदा हमारे ऐसे रिश्ते का जिसमें सब दुखी ही हो। पहले मेरे घर वाले दुखी हो रहे थे, अब तुम्हारी माँ। क्या ही कर सकते हैं, हमने हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपने प्यार को ही कुर्बान किया है, उसका कोई फायदा हमें मिला नहीं आज तक। अब मैं अपने प्यार को कुर्बान नहीं करूंगा।
माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें उस घर में नहीं ले जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना रहा हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं बाहर बाहर ऐसे ही तुमसे मिलता जुलता रहूंगा और कभी जिंदगी में कहीं भी शादी नहीं करूंगा। तुम्हारा मरते दम तक इंतजार करूंगा और इस चीज का कि आखिर कब मेरी माँ हार मानती है, कब उन्हें तुम स्वीकार होती हो अपनी बहू के रूप में, मैं उन्हें ये स्वीकार करवा कर रहूंगा। अरे माँ, तो मैं मीटिंग में था ना, तो मेरा फोन तो स्विच ऑफ रहेगा ही ना। अब आप ही माँ, आप कहीं आस पड़ोस के किसी को बुला लेती। ऐसे बीमार थी आप, बेहोश हो गई थी, अभी आपको कुछ हो जाता तो क्या होता माँ? हाँ हाँ, कर तू अपनी मीटिंग। वो करमजला डॉक्टर बोल रहा था आपके आसपास कोई नहीं है रहने वाला जो आपकी तबीयत के बारे में आपका हालचाल लेता रहे, समय समय पर आपको दवाई पानी दे दे, आपकी सेवा कर दे। एक ही बेटा मैंने पैदा किया, वो शादी करने को ही नहीं तैयार है, बाहर बाहर ऑफिस में रहता है, माँ चाहे मर जाए, यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी। भगवान अब मुझे उठा ही लो इस दुनिया से, अब मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती, बहुत हो गया, मैं अब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। माँ, मेरे शादी न करने की जिम्मेदार आप खुद हो। मैंने तो आपको हमेशा ही कहा है, राधा ही इस घर की बहू बन सकती है। अगर आप चाहो तो अपनी बहू को अपने घर ले आओ, पर नहीं ना, आपको उसे इस घर में लाना नहीं है, इसीलिए आप अकेले ही रहोगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी सेवा करूंगा, बाकी मैं बहू लाने का जहां तक सवाल है वो मुझसे नहीं होगा। अगर आप राधा को इस घर की बहू स्वीकार करती हो तो कल के कल वो इस घर में आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकती माँ, तो फिर ये सपना मत देखो कि कोई और इस घर में बहू बनकर आएगी, क्योंकि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मतलब कि मुझे इस जन्म में बहू का सुख नहीं मिलेगा अगर मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो? वैसे भी मैं होती कौन हूँ राधा और मोहन के बीच में बोलने वाली? मोहन मुझे अपनी माँ समझता है, उसने मुझे हर तरह के अधिकार दिए हैं, तो मेरा क्या फर्ज बनता है मैं मोहन की जिंदगी में आग लगा कर रखूं? मेरा मोहन खुश नहीं हो पा रहा है मेरी वजह से, अगर उसे राधा पसंद है तो मुझे उसकी खुशियां उसे दे देनी चाहिए। आज मैं जब बीमार हुई तब मुझे समझ में आ रहा है मेरी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, 4-5 दिन ही तो होंगे, कम से कम अपने मोहन के बच्चों को देख लूं, अपने मोहन का घर बसा हुआ देख लूं, तो सुकून से मर तो सकूंगी मैं अपनी छाती पर सारी जिम्मेदारियां लेकर क्यों बैठी हूँ? अगर मोहन राधा को चाहता है तो मेरी उसे इजाजत दे देनी चाहिए कि वो राधा से शादी कर ले। वैसे भी मैं तो बस इस घर में बहू ही चाहती हूँ, अब चाहे वो राधा बनकर आए या कोई और, फिर अगर राधा में मेरे बेटे की खुशी है तो फिर राधा ही क्यों नहीं। बहन जी, जब मैं बीमार हुई तब मुझे समझ में आया कि मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेरे बेटा का घर बसा रहे और वो खुश रहे। इंसान अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता, बस उसका अच्छा व्यवहार ही होता है जो उसके जाने के बाद लोग याद रखते हैं। बच्चे हमें बड़ा बुजुर्ग समझकर सारे अधिकार करने का, सारे फैसले करने का अधिकार देते हैं। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी वो फैसले करें जिसमें हमारे बच्चे खुश रहे, उनके हित रहे, वो जिसमें खुश रह सके। हमें ऐसे कोई फैसले इस उम्र में ये सोचकर, इस अहंकार में आकर नहीं करने चाहिए कि हम घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हम जो चाहे फैसले करें वो बच्चों को मानने ही पड़ेंगे क्योंकि हम बड़े बुजुर्ग हैं, हमें ज्यादा अकल है। ऐसा सोचकर नहीं करना चाहिए, ये तो अहंकार हुआ ना। हमें सारे पक्ष सोचने चाहिए, अपने बच्चों की खुशी सोचनी चाहिए, उनका भला सोचना चाहिए, तब उस हिसाब से हमें फैसले करने चाहिए। इसलिए हम बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिससे हम घर के हालात समझ सके, बच्चों का भला सोच सके। इसलिए नहीं कि हम अपने अहंकार में आकर इतनी सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दे, कितनी सारी जिंदगियों को दांव पे लगा दे। आप बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, मैं भी हमेशा अहंकार में ही रही। अपना बड़ा घर, अपनी बड़ी जायदाद, हमेशा यही सोचती थी कि किसी बड़े घर में सरकारी नौकरी वाले लड़के के पास दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा करूंगी, 4 लोगों में मेरा नाम होगा, लोग कहेंगे कि सरकारी नौकरी वाले लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाई है मैंने और इतना सारा दान दहेज दिया है शादी में। पर ये मैं भूल गई कि इसमें मेरी बेटी की खुशी कहाँ है, मेरी बेटी खुश रहेगी या नहीं। सरकारी नौकरी वाले लड़के से इतना दान दहेज देकर उसकी शादी की थी, तब भी वहां पर नौकरों की तरह काम करती थी वो। आपके घर में आप उसे अपनी बेटी की तरह समझती थी, हरदम उसे ये सब बातें याद आती थी। बहन जी, मैं वो औरत हूँ जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मेरी बेटी की जिंदगी में जो खुशियां उससे छिन गई थी वो उसे वापस मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, जो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की। अरे बहन जी, तो मुझे भी तो राधा के रूप में अपनी बेटी ही मिल रही है। हम दोनों की तो पहले से बहुत बनती थी, बस बीच में कुछ गलतफहमियां आ गई थी, अब वो सब खत्म हो चुका है। अब राधा मेरे घर की बहू बनेगी और हमने जैसा सोचा था ना, सब कुछ वैसा ही होगा हमारे घर में। राधा बेटा, तुम वहां से अपना जॉब करना
जो तुम अपना करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना। हम दोनों माँ बेटे तेरा हर चीज में साथ देंगे बेटा। मैं ना कहता था तुमसे, एक ना एक दिन सच्चे प्यार को उसकी मंजिल जरूर मिलती है। मान गई तुम्हें।